इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व आउज़ु बिका मिनन नार। एक कोरस के जैसा अगर पढ़ेंगे तो बच्चे भी जो है पढ़ेंगे, याद भी होगा, और बच्चों को पढ़े तो उसके एक माहौल पैदा होगा रूहानी। सब मिलके पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ना, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह नसअलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। अशहदु अल्ला ये सिंगल के लिए, मुफरद के लिए, वाहिद के लिए। अगर हम सब मिलके पढ़ रहे हैं तो बजाय अशहदु अल्ला इलाहा अस्तगफिरुल्लाह असअलुका और आऊज़ु बिका बने हो जाए नाऊज़ु बिका नसअलुका नस्तगफिरुका व नशहदु अल्लाह। इसे अलिफ निकाल के नून लगा देना अगर ग्रुप में मिलके पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफा। जी जी मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम बेहद मशकूर हैं। नाजरीन, आपको बहुत से अहम दुआएं इब्तदाई तौर पे इस मरतबा बताई गई हैं। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को 10:30 बजे हम आपको रूहानी दुआएं प्रोग्राम में रमज़ान के मखसूस आमाल और अहम दुआओं के सिलसिले में आपको आगाह करेंगे। क्या अहम दुआएं वो बताई जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने पूरा प्रोग्राम देखा, हमारी साथ कॉल्स के ज़रिए से राबिता किया। हमारी पूरी टीम को, रूहानी दुआएं की इस टीम को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। रमजान का मुक़द्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास, इस खास मौके पर ईटीवी उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ईटीवी उर्दू का सलाम। हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अर्ज़ कीजिए जौहरे अंदेशा की गर ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। भारत ने ठुकराई स्नोडेन को राजनीतिक शरण देने की अपील। अमेरिका ने जासूसी के लिए यूरोपीय संघ समेत तमाम देशों के दूतावास में लगाए थे माइक्रोफोन। मिस्र में हुआ तख्ता पलट, राष्ट्रपति मोर्सी को सेना ने किया बर्खास्त। समर्थक नाराज लेकिन आम लोगों में खुशी की लहर। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके कब्जे वाले इलाकों में भी बढ़ रहा है आतंकवाद। गिलगित बल्तिस्तान में हुआ विदेशी पर्यटकों का कत्लेआम। एडवर्ड स्नोडेन को राजनीतिक शरण देने की अपील भारत ने ठुकरा दी है। अमेरिका के डर से मारे मारे फिर रहे स्नोडेन ने 20 देशों से शरण की अपील की है। हालांकि स्नोडेन कहां जाएंगे, इस बारे में कोई भी अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है। वैसे स्नोडेन रह रहकर कई खुलासे कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में इस बात का खुलासा किया कि अमेरिका ने भारत सहित 38 देशों के राष्ट्रीय दूतावास की जासूसी कराई थी। इस खुलासे पर जहां भारत ने नरम रुख दिखाया है, वहीं यूरोपीय संघ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपने खुलासों से अमेरिका को हैरान परेशान करने वाले एडवर्ड स्नोडेन एक बार फिर चर्चा में हैं। वो आजकल तमाम देशों से शरण मांगते फिर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के डर से कोई भी देश उन्हें अपने यहाँ पनाह देने को तैयार नहीं। अमेरिका के डर का आलम यह है कि फ्रांस और पुर्तगाल ने बोलीविया के राष्ट्रपति का विमान अपने देश में घुसने ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि इस प्लेन में स्नोडेन भी सफर कर रहे हैं। भारत ने भी साफ साफ शब्दों में स्नोडेन को शरण देने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भारत कोई ओपन हाउस नहीं है कि यहाँ कोई भी शरण मांगने आ जाए। उनके इस बयान के लिए काफी आलोचना हो रही है और ऐसा लगता है कि ये बयान अमेरिका की खुशामद के लिए दिया गया है। यह हमें उकसाने वाली कार्रवाई है। अमेरिका लोगों को डराने और दबाव डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो हमें भयभीत नहीं कर सकते। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानते हैं। अमेरिका एक लंबे वक्त से भारत की जासूसी में लगा था, लेकिन भारत ने ऐसा रवैया दिखाया है मानो ये बेहद सामान्य सी बात हो। रस्म अदायगी के तौर पर अमेरिका से केवल नाराजगी जता दी गई, लेकिन स्नोडेन का आग्रह ठुकराने में भारत ने जैसी तत्परता दिखाई है, उसे देखकर लगता है कि हम कहीं न कहीं अमेरिका के प्रभाव में काम कर रहे हैं। कुछ साल पहले भारत के खुफिया संस्थान रॉ के जॉइंट डायरेक्टर रविंदर सिंह पर CIA के लिए काम करने का इल्जाम लगा। इसके बाद से रविंदर अमेरिका फरार हो गए। अमेरिका ने इस अधिकारी को भारत को लौटाना तो दूर, इस मामले पर अफसोस भी नहीं जताया।
कुछ खालिस्तानी नेताओं के भी अमेरिका में होने की खबर भी कई बार सामने आती है, लेकिन अमेरिका ने इस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी। अगर इनकी तुलना स्नोडेन से की जाए तो स्नोडेन ना तो आतंकवादी हैं और ना ही उन्होंने कोई पैसा लेकर देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ही किया है। फिर भी अमेरिका ने स्नोडेन की वापसी को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। आतंकवादी कौन है? क्या हमारी जैसी हुकूमत जो युवा स्नोडेन को बचाने के प्रयास में लगी है? अमेरिकी साम्राज्य उन्हें तबाह करना चाहता है। अमेरिका अपने हित के मुताबिक लोगों को राजनीतिक शरण देता आया है। हमें भी कुछ आतंकवादियों की तलाश है जिन्होंने 1976 में यहाँ बम ब्लास्ट किए थे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें हमें नहीं सौंपा। ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिका ने जिन देशों की जासूसी कराई है उनमें से बहुत से देश ऐसे हैं जो उसके अहम सहयोगी माने जाते हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में स्थित यूरोपियन यूनियन के दूतावासों में छिपे हुए माइक्रोफोन लगाए थे। यही नहीं बल्कि ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय संघ के हेड ऑफिस में भी माइक्रोफोन लगे थे। अपनी सुरक्षा में लगी सेंध के बाद यूरोपीय संघ ने अपना ऑफिस ही बदल दिया है और ऐसे फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं जिससे अमेरिका इस बार उनकी जासूसी ना कर सके। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष मार्टिन शुल्स ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका से सफाई मांगी है। उन्होंने कहा कि इस खुलासे से अमेरिका और ईयू के रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। एक तरफ जहां यूरोप के देश अमेरिका को लताड़ लगा रहे हैं, वहीं भारत का रवैया चौंकाने वाला रहा है। ये सच है कि कूटनीतिक कारणों की वजह से भारत अमेरिका की ज्यादा मुखालफत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अमेरिका से साफ लफ्जों में दो टूक बातें तो कर ही सकता है। मिस्र में सत्ता एक बार फिर बदल गई। मोहम्मद मुर्सी को कुर्सी से हटा दिया गया। कई दिनों तक जारी विरोध प्रदर्शन के बाद जब मिस्र के तमाम शहरों में हालात बेकाबू होने लगे तो मजबूरन सेना को ये फैसला लेना पड़ा। सेना ने मुर्सी को पद छोड़ने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन मुर्सी की दलील थी कि वो संवैधानिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति हैं और इसीलिए वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे। मुर्सी की जिद का नतीजा ये हुआ कि सेना ने मिस्र के संविधान को निलंबित कर मुर्सी को हटा दिया और चीफ जस्टिस अदली मंसूर को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया। सेना की इस कार्रवाई के बाद मिस्र में जश्न का माहौल है, लेकिन इस देश के भविष्य पर एक बार फिर सवाल निशान लग गया है। मिस्र में ये जश्न है मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से हटाए जाने का। मुर्सी के हटने के बाद चाहे काहिरा हो या फिर अलेक्जेंड्रिया, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। काहिरा का तहरीर चौक, जो शुरू से ही विरोध प्रदर्शनों का केंद्र रहा है, वहां पर प्रदर्शनकारी एक बार फिर अपने इरादों में सफल हो गए। जिस तरह तहरीर चौक से होस्नी मुबारक के खिलाफ विद्रोह की लहर उठी थी और उन्हें सत्ता से हटना पड़ा, वैसा ही कुछ मोर्सी के साथ भी हुआ। दरअसल राष्ट्रपति बनने के साथ ही जनता मोर्सी के खिलाफ होने लगी थी। पहले तो उन पर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के इल्जाम लगे और फिर उनकी छवि निरंकुश शासक की बनती चली गई। जल्द ही उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो उनके सत्ता के हटने के साथ ही खत्म हुए। No arbitrary measures will be taken against anyone in Egypt. What we're trying to do in Egypt is correct our path. What our objective is full and complete democracy. We want respect for human rights. If somebody breaks the law, they will be dealt with in due process. मिस्र में मोहम्मद मोर्सी की पार्टी मुस्लिम ब्रदरहुड का कहना है कि सेना की कार्रवाई सरासर गलत है। ब्रदरहुड के सख्त रवैये की वजह से मिस्र में टकराव बढ़ सकता है, इसीलिए ब्रदरहुड के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोर्सी को भी अज्ञात जगह ले जाया गया है। इसके पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर मोर्सी ने सेना के इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया था। मोर्सी ने इल्जाम लगाया कि सेना उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। हालांकि अब इन बातों से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तो मिस्र में अंतरिम सरकार बनने वाली है और इसके बाद यहाँ नए सिरे से चुनाव होंगे। To say whatever they want, but it is the majority of the Egyptian people who forced the army
to give back the right we gave it to Mr. Morsi. He didn't behave correctly, so that we told him, give it back to us and we are going to choose somebody else. एक नए घटनाक्रम में आतंकवादी संगठन अलकायदा के नेता अयमान अल जवाहिरी ने अपने लोगों को मोर्सी का समर्थन करने का फरमान जारी किया है। अब सवाल ये है कि भला एक आतंकवादी संगठन को मोर्सी में क्या दिलचस्पी है कि वो उनकी हिमायत कर रहा है। वैसे जिस तरह से मोर्सी के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई, उससे पता चलता है कि पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया एक राष्ट्रपति इतनी जल्दी अलोकप्रिय कैसे हो गया। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या नए राष्ट्रपति वहाँ के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। वैसे तो अभी इस सवाल का जवाब मिलने में लंबा वक्त है, लेकिन मिस्र के हालात की वजह से पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर उसकी ओर केंद्रित हो गया है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं छपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दुनिया को आतंक की सौगात देने वाला पाकिस्तान अब खुद ही आतंकवाद की गिरफ्त में है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके कब्जे वाले इलाकों की हालत भी बुरी हो चली है। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, जिस पर 66 सालों से पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है, आज वो आतंकवाद की मार झेलने पर मजबूर है। कुछ रोज पहले यहाँ 9 विदेशी पर्यटकों का कत्ल कर दिया गया। यूक्रेन, चीन और अमेरिका की ये पर्वतारोही इस इलाके में मौजूद ऊंची पहाड़ी चोटियों को फतह करने निकले थे, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बना लिया। गिलगित बल्तिस्तान में विदेशी सैलानियों पर भले ही ये पहला हमला था, लेकिन यहाँ के अमन पसंद समाज में तो पाकिस्तान ने पहले ही जहर घोल रखा है। अब आतंकवादियों के डर की वजह से बेहद खूबसूरत ये इलाका पर्यटकों के लिए तरस रहा है। कुदरत के दिलकश नजारों को पाने की चाहत पर्यटकों को एक देश से दूसरे देश खींच लाती है। नजारा जब गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों का हो तो पर्यटकों की दिलचस्पी होना स्वाभाविक है। पूरे इलाके में पाकिस्तान के सौतेले रवैये के चलते मूलभूत सुविधाएं भी मुश्किल से मुहैया हैं। यही वजह है कि यहाँ पर्यटक गिनी चुनी तादाद में आते हैं, लेकिन चीन, यूक्रेन और अमेरिका के पर्यटकों की मौत मानो ने इस इलाके में खींच लाई थी। तभी तो नंगा पर्वत के बेस कैंप में इन सयाहों को फौजी वर्दी पहने आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान ने ली है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये सिर्फ इन ममालिक के लिए नहीं है जिनके ये शहरी थे, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए भी है। गिलगित बल्तिस्तान में चप्पे चप्पे पर बेपनाह खूबसूरती बिखरी है। गिलगित, दियामर और स्कर्दू जिलों में पर्यटकों को लुभाने वाली तमाम खूबियां हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के खराब रास्तों की वजह से पर्यटकों का यहाँ पहुंचना ही मुश्किल है। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से गिलगित को जोड़ने वाला ऐतिहासिक रास्ता काराकोरम हाईवे पूरी तरह बदहाल हो चुका है। इसके अलावा यहाँ खतरनाक संगठनों की मौजूदगी की वजह से इस सड़क पर सफर करना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। यहाँ कई बार सामूहिक कत्लेआम को अंजाम दिया जा चुका है। इस वजह से काराकोरम हाईवे पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा गिलगित में हवाई सुविधा भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। पहले तो हजारों लोग वाबस्ता थे, जब से हालात खराब हो गए, सेहत तबाह हो चुकी है, अब उसमें बहुत ही कमियां, ये ग्राफ एकदम ही गिर गया है और बहुत सारे लोगों की जो रिज़्क़ रोज़ी इस सयाहत से वाबस्ता थी वो खतरे में पड़ गई है। टूरिज्म इंडस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान के लिए खासी अहमियत रखती है, लेकिन इसे कभी फलने फूलने नहीं दिया गया। इस इलाके को पाकिस्तान की गुलामी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अफसोसनाक बात तो यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के बावजूद भारत इस इलाके के लोगों के लिए कभी आवाज नहीं उठाता है। पाकिस्तान ने जानबूझकर यहां टूरिज्म को पनपने नहीं दिया और अब विदेशी पर्यटकों के काल के बाद तो जो थोड़ी बहुत उम्मीदें यहाँ के लोगों के दिल में बची थी वो भी मानो खत्म हो गई है। इन लोगों को अगर मुसीबतों से छुटकारा दिलाना है तो इसके लिए भारत को पहल करनी होगी। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। गर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस्त।
हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। पेश हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। जापान की ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने ग्राहकों के सामान को उन तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। वो अपने पैकेजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में सामानों की पैकिंग के अलग अलग टेस्ट करती रहती है, जैसे कि सामान के वजन के हिसाब से डब्बा कितना दबाव झेल सकता है। साथ ही अलग अलग स्पीड पर कंपन जैसे टेस्ट भी करती है। कंपनी ने हाल ही में प्रिंटर और कंप्यूटर जैसी नाजुक मशीनों की सुरक्षित डिलीवरी के लिए एक खास किस्म का कपड़ा विकसित किया है। ग्राहकों के सामानों के अलावा रेल यात्रियों की सुरक्षा पर भी काम कर रही है। इसके लिए प्लेटफॉर्म सुरक्षा सिस्टम विकसित किया गया है। इससे रेल के टकराव और प्लेटफॉर्म पर गिरने जैसे हादसों पर रोक लग सकेगी। ये सिस्टम जापान के तकरीबन 100 स्टेशनों पर लगाया जा चुका है। जल्द ही ये सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च होगा। आज जबकि भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में ट्रेन सेवा का तेजी से विस्तार हो रहा है और भारत के तमाम शहरों में मेट्रो ट्रेन भी दौड़ने वाली है, ऐसे में जापान की आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाकर यात्रियों को बेहतर तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। अमेरिका की स्वाधीनता का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक बार फिर से दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। इस मूर्ति को भारी तूफान के बाद पिछले साल मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि आपसी दोस्ती को मजबूत करने के लिए फ्रांस ने ये मूर्ति अमेरिका को भेंट दी थी और इसे 1876 में स्थापित किया गया था।